आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव और उपचुनाव से पहले सियासी दलों में मचे घमासान की। उपचुनावों के नतीजे एमपी में सरकार की स्थिति भी साफ करेंगे। यही वजह है कि करो और मरो वाले इस चुनाव के लिए दोनों दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है और बगावत की बू भी यहीं से ज्यादा आ रही है। पुराने नेता इतनी आसानी से अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे। नए नेता नए तेवर दिखा रहे हैं। बड़े नेता बैठकों में सर खपा रहे हैं। समीकरण बनाए जा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो बड़े और खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही सियासी सरगर्मी साफ इशारा कर रही है कि विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, मगर पार्टियों ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है और नेताओं ने कमर कस ली है। मगर सत्ता बचाने की जंग में जुटी बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा नजर आ रही हैं। कई तरफ से और कई सीटों पर अपने ही पुराने नेताओं की बगावत की फुसफुसाहट आने लगी है। भांडेर में पुराने नेता घनश्याम पिरोनिया टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सुर्खी में पारुल साहू बैठकों में नहीं पहुंच रही। इमरती देवी फोन पर कार्यकर्ताओं से लोहा लेती दिख रही हैं। बगावत की आग बड़ी हो इससे पहले ही पार्टी के बड़े नेता बैठक कर माथापच्ची में जुट गए। बगावत से इनकार और मैदान जीतने का दावा किया जा रहा है। 24 सीटें जीतने की तैयारी, क्योंकि इस उपचुनाव पर देश की निगाहें होंगी और सब मिलजुल कर कैसे जीतेंगे और जीतने की दिशा में कदम बढ़ रहा है, इसलिए ये बैठे। देखिए, वो दावेदारी सबका काम हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई पुराना नहीं आया कि मुझे लड़ना है। प्रबंध समिति के सदस्य हैं, उनके बीच में कामों का बंटवारा होगा और उसके आधार पर सब उस प्रबंधन को करेंगे और सभी 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी जहां अंदरूनी बगावत से जूझ रही है, तो वहीं हाल कांग्रेस का भी बुरा है। पार्टी के मैदानी कार्यकर्ता आपस में ही उलझ रहे हैं। बड़े नेताओं का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उपचुनाव की जंग तो होगी, ये तय है, मगर बगावत से जूझते हुए मन मुटाव के बीच बाजी कौन मारेगा? सवाल ये भी है, कहीं ये उपचुनाव दोनों कुनबों पर भारी ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, चुनाव के नतीजे आएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के नतीजों के बाद भी वो मन मुटाव, वो मनभेद, मतभेद बने रह जाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं ये चुनाव नहीं आसान। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ बीजेपी के सांसद, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान यानी नंदू भैया हमारे साथ हैं और पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है, इसीलिए पहला सवाल नंदू भैया से। नंदू भैया, ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए बगावत का रायता है और डूब कर जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और अभी जो 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं जी, इस चुनाव को भी हमारी पार्टी बहुत शिद्दत के साथ लड़कर ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब ये दो ताकतें एक जगह आने से इन सभी सीटों पर हमारा समर्थन और ताकत पहले से और अधिक बढ़ी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्य के प्रति और अभी हमारे पार्टी में शामिल हुए, अब हमारे हो गए श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति। ये सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी इन सीटों को जीतने की पूरी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक, नंदू भैया, ये तो आपका विश्वास है और आपके विश्वास के लिए मेरी शुभकामनाएं। लेकिन 5 दिन पहले जो लिस्ट आई थी प्रबंध समिति की और इसके साथ साथ लिस्ट आई थी संचालन समिति की, उस दिन भी बड़ी गौर से देखा मैंने, आज भी बड़ी गौर से देखा, आपका नाम मुझे उसमें कहीं नजर नहीं आया। कुछ नेता कहते हैं कि कम से कम नंदू भैया सांसद तो हैं, हम तो ना विधायक ही रहे ना हमें उस लिस्ट में एंट्री दी गई। आप तो अनुशासित हैं, लेकिन उनके अनुशासन, उनके सब्र का क्या? मन में जो हिलोरे मार रहे हैं, जो बगावत उठ रही है, उसका क्या? ये देखिए, प्रबंध समिति में किसे लेना, किसका उपयोग अधिक होगा, ये संगठन इसका अध्ययन कर तय करता है और संगठन ने समग्र विचार कर प्रबंध समिति में हमारे ही साथियों को, सहयोगियों को रखा है। और ये जरूरी नहीं है कि हर समिति में हर वक्त हर व्यक्ति रहे। जी। टीम के कप्तान पर यह निर्भर है कि वो टीम के किस खिलाड़ी को कहां पर खिलाता है और क्या जिम्मेदारी देता है। हमारी संगठन की रचना बहुत सशक्त है और उसके बल पर हमारी पार्टी चुनाव के मैदान में हमारे नेतृत्व का चेहरा सामने कर उतरेंगे। जी नंदू भैया, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लाखन जी, आपके पास आ रहा हूं। लाखन जी, यहां मतभेद है लेकिन कम से कम मां बहन तो नहीं है। शिवपुरी में आपके 2 पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, एक बड़े नेता के सामने आपस में भिड़ रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, जूतम पैजार की नौबत है। और ये उस जगह, उस संभाग की तस्वीरें हैं जहां 24 में से 16 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। आसिफ भाई, आपने, चूंकि मैं आज सुबह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, ये जो आप जो बता रहे हैं मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं है कौन नेता हमारे भिड़ गए हैं। आप कहें तो नाम बता दूं लाखन जी, वरना आप कंटिन्यू करिए। को लेकर उनमें इस तरह की ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर इस समय मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीट के उपचुनाव हो रहे हैं। कहीं न कहीं अब मुझे नहीं मालूम वो कौन नेता है जिनके साथ विवाद हुआ है, लेकिन हो सकता है टिकट के मुद्दे को लेके और कोई मुद्दे को, संगठन को लेके कोई इस तरह की बात हो गई हो। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये छोटी मोटी बातें संगठनों में, पार्टियों में चलती रहती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो नंदू भैया को एक चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ आसिफ भाई। जब से सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से पहले व्यक्ति के मुंह से मैं श्रीमंत सिंधिया सुन रहा हूँ। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ नंदू भैया, 2 बार। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात से एक्चुअली मैं सहमत हूँ। ये पहले व्यक्ति हैं, तो पहली बात तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, अभी आपने इनके साथ एक प्रश्न किया था कि नंदू भैया आपका उस समिति में, उस दोनों सूचियों में नाम नहीं है, तो इन्होंने कहा कि कप्तान तय करता है कि कौन से खिलाड़ी को कौन से साइड में खड़ा करना है, कहाँ खड़ा करना है। नंदू भैया, मध्य प्रदेश में आपने, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की जो आपने कमान संभाली, भारतीय जनता पार्टी, बखूबी आपने उस समय अपना काम निभाया। क्या आज आप इतने अनुपयोगी हो गए, इतने निकम्बे हो गए हैं कि आपको एक भी जगह आपका उपयोग नहीं समझ रहे ये लोग? नंदू भैया, आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी ये चुनाव 24 सीटों पर लड़ेगी, ये आपके और आपकी पार्टी के शेख चिल्ली जैसे सपने रह गए नंदू भैया। आने वाला समय बताएगा। हमें तो इंतजार है
कि ये चुनाव जल्द से जल्द निर्वाचन अपना घोषित करे, तो मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा कि आपके जो कारनामे, आपने जो मध्य प्रदेश की जनता और ये 22 सीटों पे जो आपने जिस तरह से कृत्य किया, इनके साथ जो खरीद फरोख्त किए, वो इस प्रदेश के इन विधानसभाओं की जनता आपको जवाब दे पाए। ठीक, लाखन जी, आपके सवालों, आपके आरोपों का जवाब हर प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चांद साहब से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले हरीश जी, एक के बाद एक सामने आती घटनाएं। देखिए, नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके शासनकाल की मुझे एक एक घटना याद है। अगर दो नेता भिड़ जाया करते थे तो नंदू भैया बड़ी प्यार से अपने दफ्तर बुलाया करते थे, और जब वहां से नेता निकला करते थे तो फिर एक दूसरे के गले में हाथ डाल के निकला करते थे, और फिर नंदू भैया मुस्कुराते हुए कहते थे अब सब ठीक है, ऑल इज वेल। अनुशासन बहुत सिखाया। लेकिन आज की जो तस्वीरें आ रही हैं, पहला, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? दूसरा, सुर्खी में अगर बैठकें हो रही हैं, गोविंद सिंह राजपूत के लिए माहौल बनाया जा रहा है, एक तरीका बनाया जा रहा, रणनीति बनाई जा रही है, पारुल साहू गायब रहती हैं। उसके बाद जब ये बात जानते हैं कि बीजेपी में कांग्रेस से आए विधायकों को पार्टी टिकट देने का मन बना रही, तो घनश्याम पिरोनिया ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को मौका मिलना चाहिए। तीसरी बात, आज इमरती देवी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंख फोड़ने की धमकी दे रही हैं। ये क्या है ये सब? देखिए, दो तीन चीजों को आपको आसिफ, देखिए सीधी सी बात है, मैं जिस घर का मुखिया हूं, ये मैंने हरीश जी से सवाल पूछा है। मैं जी आपके पास आता हूं आसिफ जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस घर का मैं मुखिया हूं, दूसरे किसी को आके उसका मतलब मालिक नहीं बनने दूंगा, और मेरी आपत्ति जायज है, और मेरा जो अधिकार है वो भी जायज है। वो बशर्ते, अलग बात है कि सरकार इन सिंधिया के साथ आए हुए 22 विधायकों के कारण बनी, 22 विधायक लोग छोड़ के जो आए उनके कारण बनी हो, और ये इनको उपचुनाव लड़ा। लेकिन जो भाजपा के लिए फर्श उठा रहे थे, डंडा सालों से लेके चल रहे थे, आज आकर दूसरा आदमी उनके क्षेत्र में जम जाएगा, और एक बार वो जीत गया तो आने वाले 10 साल 15 साल की गारंटी है कि वो उस जगह पे बना रहेगा। तो ऐसे में उनका भविष्य खतरे में रहेगा, और दूसरा जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, उनके भी रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। तो ये स्वाभाविक तौर से उनका विरोध अपनी जगह सही है, और वो बगावत अब शुरुआत हो गई, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बगावत के अब सुर उठने लगे हैं। आसिफ, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये गर्मा गर्मी में चुनाव हो जाते, कोरोना महामारी नहीं होते, तो शायद भाजपा के लिए आसान होता। लेकिन जितना समय लंबा होता जा रहा है, उतना माहौल गर्माता जा रहा है, लोगों को सोचने समझने का अपना भविष्य दिखने लगा है। अब पार्टी के ऊपर लोगों का अपना स्वार्थ हावी होने लगा है। तो यही वजह है कि अब पारुलकर की बात करें, साहू की बात करें, या फिर घनश्याम पिरोनिया की बात करें, या फिर दीपक जोशी की बात करें। दीपक जोशी आज चौथी बार भाजपा कार्यालय पहुंचे, बाहर निकलते हैं सुर बदल जाते हैं, 2 दिन बाद फिर उल्टी बात करने लगते हैं, पलट जाते हैं। तो कुल मिला के अभी अस्थिरता का माहौल है जब और अभी तो उपचुनाव की घोषणा भी नहीं, रणभेरी भी नहीं बची है। रणभेरी बजेगी तब कितने बगावती सुर बाहर आएंगे, कितने लोग निकल के पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे, या फिर पार्टी संगठन को उनको एडजस्ट करने के लिए कितनों को पुनर्वास करना पड़ेगा, कितनों को पद देना पड़ेंगे। ये भाजपा के सामने चुनौती है, क्योंकि जो मंत्री पद के 11 पद जो कटेंगे उनको भी एडजस्ट करना होगा। जो 24 विधानसभा के 24 में माफ कीजिए 22 विधानसभा के जो दावेदार थे जिनका हिस्सा कटेगा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या पार्टी पर इतने पद हैं, क्या पार्टी पर इतने प्राधिकरण, मंडल, बोर्ड या अन्य संगठन में पद हैं जो उनको एडजस्ट कर पाएंगे? तो कहां किस किस को सेट करेंगे, ये चुनौती तो बनी रहेगी। बहुत बड़ी चुनौती है ये, इसीलिए हम कह रहे हैं ये चुनाव नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। हरीश जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। नंदू भैया, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि कार्यकर्ता और नेता, हर बड़ा छोटा आदमी मिलकर ये चुनाव जिता देगा। मैं तो आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं नंदू भैया, जिन्हें आप श्रीमंत कहकर संबोधित कर रहे हैं, ग्वालियर में, इंदौर में पोस्टर लगाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, शिवराज को जगह देते हैं, वीडी शर्मा को जगह देते हैं, नंदू भैया को भी जगह दे देते हैं, कैलाश जी को जगह देते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं देते। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता अभी तक सिंधिया को अपना नहीं पाया, और दूसरा जो सिंधिया के साथ है वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं तुम्हारे गांव में घुसकर आंख फोड़ दूंगी मैं। ये गजब कोऑर्डिनेशन है ये। देखिए, 2 बात समझ ले। माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने बहुत सम्मान के साथ
उनको स्वीकार किया है। जी, ये पार्टी बहुत बड़ी है। अब शने शने हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी उन्हें स्वीकार करने की एक लय बनेगी। अभी ताजा ताजा वो हम लोगों में आए हैं और नीचे के कार्यकर्ता अब उनके भी फोटो और उनका भी नाम अनेक जगह पर अपने मर्जी से डालना उन्होंने शुरू किया है। आप सोशल मीडिया को देख सकते हैं। जी, अब वो हमारे हो गए, हम उनके हो गए। भारतीय जनता पार्टी समंदर है, उसमें जो भी नदी आती है वो समंदर हो जाती है। श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरे भाजपा मय हो गए, उनके कार्यकर्ता भी भाजपा मय हो गए और मध्य प्रदेश में हमारी ताकत बढ़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक जनाधार है। ठीक। और उस जनाधार के दम पे जीत की क्या गारंटी है, क्या नतीजे रहेंगे? नंदू भैया ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। मैं इस पर जरा लाखन जी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। लाखन जी, तीसरी बार है सियासत में नेता जब कुछ कहते हैं तो बहुत दूर की सोचते हैं, और वो भी नंदू भैया स्तर के आदमी। अगर 3-3 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे श्रीमंत लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये वो कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि भाई जब आला कमान सम्मान दे रहा है, इतने बड़े नेता सम्मान दे रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा, आपको देना चाहिए। और ये वही सम्मान है जो लाखन जी जिसके बारे में सिंधिया गुट कहता था कि कांग्रेस से नहीं मिल रहा है, वो नंदू भैया और आला कमान भरपूर दे रहा है। आसिफ भाई, मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ, मेरा सवाल पूरा हो गया। हेलो जी। आसिफ भाई, नंदू भैया को मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने काफ़ी घुमा फिरा के अपनी बात करी है। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं। नंदू भैया भी 4-6 दिन पहले आपके केंद्रीय मंत्री जो ग्वालियर के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया था। पूरे ग्वालियर शहर, पूरा मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, इन सारे शहरों को पोस्टर होर्डिंग से पाट दिया गया है। आप जानकारी लेना नंदू भैया। और उन पोस्टर और बैनरों पे जिनको आप श्रीमंत के नाम से संबोधित कर रहे हो, उनका कहीं फोटो नहीं है। अगर है भी किसी कुन्ने में तो बहुत छोटा, माने कोई छोटा कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है। आपने जैसे कहा ना कि हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे समझेंगे, उनको थोड़ा सा परिचय होगा तो फिर फुटेज आने लगेंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश देश के नेता थे। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बहुत छोटा हो गया है। आपकी सूची में 6वें नंबर पे आए। जब हमारे, वो भी स्टेट की सूची में, जब कांग्रेस में थे तो उनकी जब हमारे यहाँ जब कोई बैठक होती थी तो हमारे अंडर 5 लीडरों में देश में इनको माना जाता था। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का आपने एक हैसियत, भारतीय जनता पार्टी में उनको हैसियत का एहसास कराया है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं ना, कि सिंधिया जी का और शिवराज सिंह जी का और आपकी समूची टीम का, इनके जाने से आप में बहुत ताकत हो गई है। मैं तो ऐसा मान के चलता हूं, ताकत वागत तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर तय है कि ये एक विस्फोटक व्यक्ति थे जो कांग्रेस में हमेशा विस्फोट का काम करते रहते थे। आज आपके यहाँ पहुँच गए हैं। आप भी इनको देखिए, समझिए और कोशिश, आज जो आपके साथ जो डिस्प्यूट जैसी बातें हो रही हैं, चाहे आपके घनश्याम पिरोनिया हो, पारुल जी हो, जोशी जी हो, ये इन्हीं की देन है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ विस्फोट का काम करना इनके कल्चर। ठीक है, सियासत तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं। विस्फोट बता रहे हैं, नंदू भैया सिंधिया को नदी बता रहे हैं, लेकिन अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि विस्फोटक हैं, नदी हैं, बीजेपी का कितना भला कर रहे हैं, कांग्रेस का कितना बुरा कर रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। लाखन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नंदू भैया आपका बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहे हैं।